मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी इस टाइम जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और आज धरने के 371 यानी 371 दिन पूरे हो चुके हैं। और जैसे रूटीन में पहले की तरह धरना लगता है, सेम उसी तरह लगा हुआ है। ये आप जो बैनर वगैरह लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। ये देखो पूरे जो है, ये साबका का वेलकम का लगा है, ये जो बसंतियों का है वो लगा है, और उसके बाद एक और बोर्ड है वो लगा है सामने, जो आपका बैनर लगा हुआ है जिसमें जो है वो कौन है, वो पता नहीं महासंघ कौन सी वीरांगनाएं, उसका लगा हुआ है। और ये देखिए बैरियर लगे हुए हैं चारों तरफ, किसी का भी धरना यहाँ पर नहीं है। ये देखिए ये जेडीओ का दफ्तर है, सामने जो गेट आता है वो पानी की टैंकी है, वो आउटर है, यहाँ बाहर जाते हैं जिस साइड से। तो आज हमारे साथ जो हैं वो गोपाला कृष्ण जी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। गोपाला कृष्ण सर, राम राम। आप बताइए प्री मेचर और जो हमारे रिजर्विस्ट आए हुए हैं इनके बारे में कुछ थोड़ा विस्तार से बताइए। सर नमस्ते सर, आपको दर्शकों को मेरा धन्यवाद। आज 371 दिन हो चुका है, 25 फरवरी है। जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाला काफ़ी लोग है, वो लोग हमसे भी ये सवाल पूछता है व्यक्तिगत, हमारा जो मोबाइल में अपना व्हाट्सएप में आकर बोलता है, सर आप लोग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए कुछ आवाज़ उठा रहा कि नहीं। हमारे सारे मेमोरेंडम के अंदर हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का जो बारे में हमने सरकार को बताया गया है। और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का वैसे हमारा जो बोर्ड आप देखो, हमने 10 सवाल पूछा है सरकार से, उसी के अंदर ये है जो बोर्ड बैनर लगा हुआ है जिसमें 10 सवाल पूछे गए हैं। हाँ जी सर। इस 10 सवाल के अंदर हमने ये किया है, क्या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को ओआरओपी नहीं देना वायदा खिलाफी नहीं है। ये सवाल हमने सरकार से पूछा है। जब से हमने यहाँ पर आया था 1 साल से हम लोग ये सवाल पूछा गया है, जितना भी मेमोरेंडम किया है उसमें भी ये है सवाल। तो एक बात यही है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट और वीआरएस, इसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। जो हमारा सेना में जो हमारा अफसर एंट्री होता है, यानी तो केंद्रीय सर्विस में या स्टेट सर्विस में, और कोई भी कर्मचारी उसके अंदर चले जाता है, तो उनका नौकरी का रूल्स के हिसाब से, जैसे बेल्ट फोर्स होता है उनको 55 से रिटायरमेंट शुरू होता है। अगर मान लो कोई रेलवे का है, इधर उधर का है, तो उनका जो पोस्ट ऑफिस का है उनको 60 की उम्र में उनका रिटायरमेंट होता है। कई स्टेट गवर्नमेंट में कई तरीक़ा से बना कर रखा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को बता रहा हूँ। तो ऐसे में जो लोग 60 की उम्र तक या 56, 58, 60 की उम्र में रिटायरमेंट होने वाला जो कर्मचारी होता है, अधिकारी होता है, अगर वो उनका पहले आना चाहता है किसी न किसी कारण से, तो वो लोग अपना डिपार्टमेंट को लेटर लिख के देता है, उसी को बोलता है वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस। लेकिन रह गया हमारा सेना के अंदर। सेना के अंदर एक सिपाही का एंट्री 18 साल की उम्र में होता है, 18 से 21 साल की उम्र में होता है, और अभी उसको बाद में परिवर्तन करके 17.5 भी किया है। मतलब जो आपको ये भी पता है, बीच में एक परिवर्तन इसका पहले और भी हुआ था, 16 का उम्र में भी बच्चे को भर्ती किया था, लेकिन एक उसमें चाइल्ड लेबरिंग का एक बात आता है। तो हमारा सेना के अंदर अगर 16 का उम्र में अगर कोई बच्चे चले जाता है तो वो चाइल्ड में माना जाता है, जो कि 18 का उम्र नहीं हुआ है। तो उनका हाथ में बड़ा बड़ा हथियार दे देता है, बम गोला बारूद का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो थोड़ा से गलत है, जो कि उसी की वजह से फिर दोबारा उन्होंने उसको परिवर्तन करके 17.5 कर दिया है। 17.5 होने के बावजूद भी अगर 6 महीना, जो 18 होने के लिए 6 महीना बाकी है, वो 6 महीने के लिए उनका परिवार मतलब माता पिता उनके लिए एफिडेविट भी देना पड़ता है 6 महीने के लिए। इसी जैसा रूलिंग चलता है। जैसे सेना के अंदर वो एंट्री हो गया तो उनका नौकरी 90% लोगों को 35 की उम्र में अपना सेना छोड़ना पड़ेगा, जो कि उसके अंदर आगे के लिए वैकेंसी केवल 10% है। जूनियर एनसीओ, सीनियर एनसीओ, जूनियर कमीशन अफसर और ऑर्डिनरी कमिश्नर अफसर, यही एक हमारे लिए एक प्रावधान रखा गया है। वो भी 10% है, जो मतलब नायक हवलदार, जो सुबेदार मेजर, ऑर्डिनरी रैंक्स, यही उसके ऊपर होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोगों का इस रैंकों को अपना सर्विस के दौरान अपना मेंटेन करना पड़ता है, अपना साउंड फिजिकल, जो कि वो हमको हर रोज हमारा टेस्ट होता है। हमारा 3 महीने में ARC होता है, आप जानते हो। हमारा डेली हमारा फिजिकल का टेस्ट होता है, मतलब
प्रैक्टिस होता है, और 1 महीना में, 2 महीने में, 3 महीने में बड़ा बड़ा रनिंग, जो मतलब हमारा पीपीटी बोलता है, ये सब आप सब जेल के आया हुआ है। तो ये सब करना पड़ता है, पास होना पड़ता है, फेल में नहीं चल सकता, पास होना पड़ता है, ये भी होता है उसका। जो इसके अलावा हमारा इक्विपमेंट्स को भी हम तैयार रखना पड़ता है, तो हमारा इक्विपमेंट भी बहुत भारी है, बहुत बड़ा बड़ा है, जो हाथों से उठाना पड़ता है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए हमारा हेल्थ चाहिए और हमको फिजिकल चाहिए। तो ऐसे जो हमारा रैंक्स होता है, तो हमारा सेना के अंदर रहते हुए जो हमारा 17 साल का नौकरी, मतलब 17 साल का या 15 साल का नौकरी हो गया तो हम वैसे ही निकलना है। तो मैं पहले बता दिया 10% आगे बढ़ के जाता है। वो 10% लोगों को बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है। वो प्रॉब्लम्स ये है क्योंकि साउंड हेल्थ मेंटेन करने में या साउंड फिजिकल मेंटेन करने में कहीं ना कहीं किसी न तरीका से उनको प्रॉब्लम्स आ सकता है, जो कि आपको पता तमाम, जो कि हम लोगों का जो पोस्टिंग होता है, हम लोग जो नेगेटिव जो हमारा जगह पर, मतलब जो क्लाइमेट जो नेगेटिव होता है, ऐसी जगह पर हमारा पोस्टिंग होता है। तो वैसे में शरीर पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएगा, कोई अंग काम करना ही बंद कर देगा, उसका इलाज भी होगा, लेकिन इलाज करने के लिए टाइम भी नहीं होता है, टाइम पर इलाज करेंगे नहीं है तो हम लोग व्यस्त रहता है। तो ऐसे में शरीर कमज़ोर हो सकता है। ऐसे लोगों को फिजिकल पास करने में दिक्कत आ रहा है, मेडिकल पास करने में दिक्कत आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रावधान है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जो कि वो वीआरएस में नहीं आता है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। अगर हमारा सेना का अधिकारी अगर जाना चाहता है, उनको प्रीमेच्योर नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका जो रूलिंग रिटायरमेंट रूल है 56 से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए प्रीमेच्योर नहीं होता है, उसको होता है वीआरएस। लेकिन हमारा सेना का अधिकारियों ने सरकार के सामने वीआरएस को लेकर जाके उन्होंने गुमराह करके रख दिया। जो वीआरएस जा रहा है इनके लिए ओआरओपी मत दो। इसलिए आपको पता है हमारा जो पारीगर जी को जो उन्होंने ओआरओपी 1 अलॉट करने के लिए जो गोवा मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलाकर हमारा जो रक्षा मंत्री बना दिया, उन्होंने ही ओआरओपी आउट किया था। उस टाइम पर उन्होंने ऐलान कर दिया ओआरओपी जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले, मतलब वीआरएस के लिए नहीं। पर वीआरएस का परिभाषा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में है, उसको दोनों के बारे में अंदर को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो समझाया, तब जाके फरीदाबाद मेट्रो रेल उद्घाटन में हमारा प्रधानमंत्री ने क्लियर ऐलान कर दिया, सबको ओआरओपी मिलेंगे, नायक को मिलेंगे, हवलदार को मिलेंगे, सबको मिलेंगे। आपने उसका स्पीच भी सुना होगा। फिर उसका बाद जो ओआरओपी आउट हो गया, उस टाइम पर उन्होंने जो आज के बाद जो भी रिटायरमेंट होता है उसके लिए ओआरओपी नहीं है, पीछे वाले के लिए है। तो इसी जैसा करके रखा है। अभी हमारा टेबल 3 जो हमारा ओआरओपी 2 टेबल जब आया, तब उसी के अंदर आपको ये वेरिएशन दिखाई दिया। 2014 का बाद जो भी रिटायरमेंट और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में आया हुआ है, उनके लिए ओआरओपी नहीं है। 2014 का पहले वालों के लिए ओआरओपी लागू कर दिया गया। अभी ये वायदा खिलाफ है, इसलिए वायदा खिलाफ है। मैं आपको पहले जो किया था, आज जो सेना के अंदर जो भारत सेना के बीच में ये एक समस्या लेकर आकर डाल दी। अगर मान लो उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, अगर उनका शरीर पर कमजोरी आ गया है, अगर वो फिजिकल अचीव नहीं कर पा रहा है और आगे का प्रमोशन स्टैंड भी कम होता है, तो फिर उस बंदे को मारने का प्लानिंग किया है। जो कि वो उनका मन में ये आ जाता है, हम अगर चले जाएगा तो हमको हमें प्रीमेच्योर में जा रहा है तो हमें ओआरओपी का स्केल नहीं मिलेंगे, तो मैं क्या करूं। तो ऐसे में वो सेना के अंदर अगर मान लो 5 किलोमीटर दौड़ नहीं कर सकता है, तो भी वो दौड़ेंगे और उसके बाद वो गिरेंगे, नहीं तो कोई ना कोई बड़ा बीमारी हो जाएंगे। बस उनका हेल्थ के बारे में किसी को कोई ये नहीं है। जो कि ऐसे कानून लेकर आया है हमारा जो काला कानून बना के जो हमारा सेना के अंदर रखा है, जो काले अंग्रेज अफसरों ने सरकार को गुमराह करके हमारा जो जेसीओ जवानों का बीच में इसी जैसे दरार लेकर आकर डाल दी। आज 2014 के बाद एक टीम जो निकल के आया हुआ है जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में, उनके लिए है ही नहीं है, मतलब ओआरओपी का स्केल नहीं है, पीछे वाले के लिए है। इसी जैसा एक वेरिएशन लेकर आया। बहुत बड़ा अन्याय किया है भारत सरकार ने हमारा काले अंग्रेज अफसरों का बात सुनकर, जो हमारा वेलफेयर के बारे में काले अंग्रेजों से नहीं पूछना है, जो कि काले अंग्रेजों से पूछेंगे। काले अंग्रेज इसलिए मैं बार बार बताना पड़ रहा है क्योंकि जो सेना के अंदर बनाया हुआ वो काले अंग्रेजों के टाइम पर जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ उस कानून को जो आगे लेके जा रहा है, 2019 में बनाया कानून। कई बार हम लोगों ने बोला उस कानून को रद्द करिए, वो करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार इस काम अपना आप करना चाहिए।
सरकार का काम है ये अपना आप करना चाहिए। हम लोग ने सरकार को चुन के वहाँ जगह पर बिठाया हुआ है, उनकी जिम्मेदारी बनता है हमारा देश का देशवासियों में किसी भी क्षेत्र में कोई भी जगह पर कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी हो, आम जनता के बीच में हो, किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए, जो कि आजाद हिंदुस्तान है ये। लेकिन ऐसे नहीं करता है, हर जगह पर लिख के रखता है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, मतलब इतना शान मान सब बोलते रहता है, लेकिन और सेना के बीच में जाकर मिठाई खाते रहता है, लेकिन हमारे इस आवाज को दबा रहा है। तो हमारा इसके अंदर हमने 10 सूची हमने सरकार से किया है, इसके अंदर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बारे में भी लिखा है। जो मैंने जो भाषण दे रहा है इसी जैसा सरकार को हमने समझाया है। कई बार हमारा जो टीम का मीटिंग हुआ है एमओडी के साथ में, उन्होंने इस बात को सरकार को समझाया है और उनको पता भी चल चुका है। लेकिन एक बड़ा अमाउंट बचाने के लिए, जो कि हमारा अफसरों के लिए ओआरओपी लागू नहीं है, जो हमारा ऑलरेडी जो हमने उस टाइम पर जो बनाया हुआ हमारा होशियारी कमेटी के अंदर लिखा भी है, जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक जो रैंक्स होता है उन्हीं के लिए ओआरओपी लागू है, बाकी किसी डिपार्टमेंट के लिए किसी भी रैंक के लिए लागू नहीं है। लेकिन उसी के ऊपर जो पर्दा डाल के कुछ कलाकारी करके हमारा जो वर्तमान सरकार ने हमारा अफसरों को फायदा दिया है, और ये बड़ा अमाउंट को बचाने के लिए हमारे को इन्होंने ग्राउंड में 2014 का पहले वाले के लिए ओआरओपी, 2014 का बाद वाले के लिए नहीं है, इसी जैसा सारे ड्रामा लेकर आया हुआ है। अब हमारे जेसीओस के लिए भी कोई पेंशन नहीं है। आने वाला 3 टेबल भी आप देख लेना, 3 टेबल जब आएंगे हम आपको बता रहा हूँ, उसी के अंदर भी जेसीओ का रैंक में 0 आ रहा है, जो कि जेसीओ रैंक नहीं चाहिए। जेसीओ रैंक तो वैसे ही देखा जाएगा तो जो हम यूरोपियन देशों में एमएसपी था, उस एमएसपी को यहाँ लाया। यूरोपियन देशों में कई ऐसे भी रैंक्स होता है जो जेसीओ रैंक है ही नहीं। तो यही सब चल रहा है, लेकिन अभी भी अंधभक्त बनकर कई जेसीओ किसी जगह पर काम कर रहा है, किसी यूनियन चला रहा है, किसी जगह पर बैठ के बातें कर रहा है। और हम ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमने सरकार से जो मांग किया है वो मांग संवैधानिक तरीके से मांगा है, और सरकार को पता भी है ये मांग सही है, तभी हमको यहाँ बैठने के लिए परमिशन दे रहा है। या जो 144 धारा लगने के बावजूद भी हमें आधा किलोमीटर दूर पर हमें रोका भी है, लेकिन हमें फिर भी हमारा सामान पूरा चेक करके हमको छोड़ दिया। हम आज भी हमारा मंच लगा दिया, आप देख रहे हो। लेकिन इसी के अंदर परमिशन लेकर जो इसके अंदर बैठने के लिए कागजों में परमिशन लिया हुआ कई टीम को इन्होंने मना कर दिया है, उनके लिए वहाँ रोक करके लगा कर रखा है। हमें इन्होंने अंदर भेज दिया, तो हमने अपना जो कर दिया है सभी को बता रहा हूँ। जंतर मंतर से हमने ये आह्वान कर रहा हूँ, 3 मार्च 2024 ये हमारा एक ऐतिहासिक दिन है। अगर आप जेसीओ रैंक से, अगर आप सिपाही रैंक से या हवलदार से, नायक से जो आया हुआ है, पीबीओ कैटेगरी से आया हुआ है, जेसीओ जवान रैंक से आया हुआ है, तो ये आपका मांग है। आपका मांग करने के लिए आपको ही बाहर आना है। आपको मांग करते हुए 1 साल से यहाँ पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में कई संगठन उनका साथ में हाथ मिला के बहुत मजबूती का साथ में हम लोग यहाँ पर धरना दे रहा है। एक टीम बैठ के टांग खींचता है, वो फौज के अंदर भी आपने देखा होगा। आप उनको अनदेखी करिए, ऐसे लोगों को जूता मारिए, अवॉइड कर दीजिए। ऐसे लोगों से कोई सेना नहीं चलता है, ऐसे लोगों से हम देश का कोई बचाव नहीं होता है। ऐसे लोगों को जो वो लंगर का खाना खा के वो अपना फायदा लेकर किसी जगह पर रहा है, तो वो रहने दो। अभी भी इसी आंदोलन से, इसी जंतर मंतर का भूमि में आके हमारा साथ में खड़ा होके यहाँ पर बड़ा बातें करके कद्दू में तीर मार के जाके घर पे बैठा हुआ है, जो किसी के गोद में उनको ले फायदा मिल रहा है। उनका अच्छी तरह पता है जंतर मंतर का आंदोलन जायज है, हमारे लिए है। लेकिन किसी भी जगह पर अगर पद यात्रा निकालेंगे, दिगंज यात्रा निकालेंगे, मेरठ रैली निकालेंगे और क्या बोलता है हवन पूजा निकालेंगे, तब वो बोलेंगे 1 साल से हमने जंतर मंतर में बैठा है। तब उस टाइम पर वो नाम निकालता है तो टोटली कंफ्यूजन हो जाता है हमारा पूर्व सैनिकों को। वो हमारे लिए कुछ नहीं करता है। जो आंदोलन का भूमि जंतर मंतर है, जंतर मंतर का अंदर आके अगर आंदोलन करना है तो यहाँ संवैधानिक तरीके से परमिशन के साथ होता है। यहाँ पर बड़ा लोगों ने आके यहाँ पर अपना आंदोलन करके गया है, ये आपको सबको पता है। यहाँ मान लो कोई भेदभाव नहीं होता। आंदोलन करना है, मांगना है तो जंतर मंतर पर आना है। जंतर मंतर ही वो जगह है। बाकी जगह पर जो होता है वो सब हमको भ्रमित करता है, बेवकूफ बनाता है। फौजी को एकदम बेवकूफ बना सकता है, लेकिन पूर्व सैनिकों को बेवकूफ नहीं बना सकता है। अगर कोई बेवकूफ बनाने के लिए कोशिश करता है, उनको पहचान लिए। जिसको जूता मारना उसको जूता मारिए, जिसको साथ में सेल्फी लेना उसको साथ में सेल्फी ले लीजिए। यही आपके लिए हमारे जंतर मंतर से एक रिक्वेस्ट है। जय हिंद। ये थे हमारे साथ बालाकृष्ण जी। इसी के साथ में जंग फौजी। जय हिंद, जय भारत।